हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के ट्रेडिंग मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जैसे अंडमान में मिला है ऑयल रिजर्व्स, बट व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियाज ऑयल सेक्टर? क्या अब हमारे ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे? चलिए जानते हैं डिटेल में। फिर क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है कम, या इज दिस अ ग्लोबल फिनोमेना दैट वी आर सीइंग, एंड व्हाट्स स्टॉपिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम बेटिंग बिग ऑन इंडिया? एंड मीशो को ऑलमोस्ट 2000 प्लस करोड़ के टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं बिकॉज वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है। बट ये मूव अभी क्यों? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। इंडिया को मिल सकता है एक ऑयल जैकपॉट अंडमान सी में। हम सब ने एपिसोड 26 में ये देखा अबाउट हाउ रिलायंस एंड नायडा अपना एक्सपेंशन कर रहा है इंडिया में, और आज इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इंडिया एक गुयाना टाइप जैकपॉट के बिल्कुल करीब है। मतलब एक मैसिव ऑयल डिस्कवरी अंडमान सी में मिल सकता है जो देश का एनर्जी फ्यूचर बदल सकता है। अब गुयाना जैकपॉट क्या था? 2015 के बाद गुयाना, मतलब जो साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है, ने ऑफशोर एरिया में 11.6 बिलियन बैरल्स का ऑयल और गैस रिजर्व डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी एक्सॉन मोबिल, हेस और चाइना के CNOOC ने मिलकर की थी। इसके बाद गुयाना एक ग्लोबल एनर्जी पावर बन गया और उसकी इकोनॉमी स्काईरॉकेट हो गई। अब अंडमान में क्या हो रहा है? मिनिस्टर पुरी ने कहा है अंडमान सी में जो ऑयल रिजर्व मिल सकता है वो गुयाना के साइज के बराबर है या उसके करीब हो सकता है। एस्टिमेट के हिसाब से 1.16 बिलियन बैरल्स या 1,84,450 करोड़ लीटर्स ऑयल हो सकता है। अगर ये सच निकला तो इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी और इंपोर्ट बिल्स दोनों ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। अब आज का रियलिटी देखते हैं, इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया अपने टोटल ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है। दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रेशर आता है करंट अकाउंट पे बिकॉज ऑफ ऑयल परचेज। बट अगर अंडमान में ऑयल मिलता है तो इंपोर्ट कम होगा, रुपये स्ट्रांग होगा और इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। अब ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये तो ओवरनाइट नहीं हुआ। सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी रिफॉर्म्स किए हैं, जिसका मेजर रिफॉर्म्स है HELP, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो एक्सप्लोरेशन का सिस्टम इजी बनाया गया था। OALP, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, कंपनीज खुद प्रपोज कर सकती हैं कहाँ एक्सप्लोर करना है, जैसे डीप सी ड्रिलिंग टेक में इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है एक्सप्लोरेशन में एंट्री लेने के लिए। अब एक्सप्लोरेशन कितना महंगा है और रिस्की है? गुयाना में 43 वेल्स ड्रिल किए गए हैं और डिस्कवरी में 41st वेल पे एक वेल का कॉस्ट है अराउंड $100 मिलियन। अब इंडिया में क्या हो रहा है? FY24 में ONGC ने 541 वेल्स ड्रिल किए, जो 37 इयर्स में सबसे ज्यादा वेल्स थे। इसमें 103 एक्सप्लोरेटरी वेल्स थे और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था 37,000 प्लस करोड़ का। तो क्लियरली इंडिया भी अग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया का एग्जिस्टिंग ऑयल रीजन्स वर्सेस कुछ नए फ्रंटियर्स हम देखते हैं। मुंबई हाई सबसे पुराना और स्टेबल ऑफशोर ऑयल जोन है। राजस्थान देखते हैं तो वो एक ऑनशोर ऑयल या कैन या वेदांता वाला एरिया है। गुजरात में देखें तो ऑनशोर है प्लस उनका एक रिफाइनरी हब है। और असम या नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं तो ये पहला ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। KG बेसिन, डीप सी गैस जो रिलायंस और ONGC हैंडल करता है अंडमान सी में। अब स्पॉटलाइट है सर्वेज और ड्रिलिंग पर। ONGC और ऑयल इंडिया अंडमान रीजन में एक्टिव हो चुके हैं। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, दैट इज SPR के बारे में बात करते हैं। इंडिया के पास कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स ऑलरेडी है इन विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पादुर। न्यू रिजर्व्स प्लान में चंदीखोल विच इज इन ओडिशा, बीकानेर इन राजस्थान भी आते हैं। अंडमान डिस्कवरी के बाद हो सकता है कि एक ईस्ट इंडिया SPR हब भी डेवलप हो। बट अब इन सब में आगे क्या प्लान्स है? एक्सप्लोरेटरी वेल्स कंफर्म करेंगे कि ऑयल कमर्शियली एक्सट्रैक्ट हो सकता है या नहीं। फिर आएगा 3D सिस्मिक मैपिंग, एपिरल वेल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग।
इट मे टेक 5 to 7 years बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट्स। इसके कुछ रिस्क्स और चैलेंजेस भी है, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन अंडमान, क्योंकि वो एक ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोसिस्टम कैरी करता है। ड्रिलिंग चैलेंजेस इन द डीप सी, जिसके लिए लगेगा प्रेशर, कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स। एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस से बच जाएगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ अर्ली साइंस है। तो ऑल इन ऑल दिस इज अ पोटेंशियल गेम चेंजर। अगर अंडमान सी में गुयाना टाइप ऑयल रिजर्व मिलता है तो इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस का सपना पूरा हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सुपर चार्ज मिल सकता है, अंडमान रीजन बन सकता है एनर्जी कॉरिडोर। लेकिन अभी तक ये एक सिर्फ पोटेंशियल डिस्कवरी है। एक्साइटमेंट जस्टिफाइड है, बट कंफर्मेशन अभी तक पेंडिंग है। अब आज की दूसरी खबर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई का ग्लोबल मेल्टडाउन। क्या हो रहा है? पिछले कुछ महीनों से अपने जरूर कुछ स्कैरी लुकिंग ग्राफ्स देखे होंगे, जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया में एफडीआई का इनफ्लो तेजी से गिर रहा है। और जब आप इन ग्राफ्स को देखते हो तो लगता है कि जैसे पूरी इकोनॉमी किसी बड़े क्राइसिस के एज पर है। लेकिन असली कहानी थोड़ी नुआंस्ड है। हाँ, ये सच है कि आज के टाइम में इंडिया में जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में एफडीआई डिक्लाइन हो रहा है, जिसे अब वर्ल्ड बैंक ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। ग्लोबल एफडीआई डिक्लाइन का असर सब पर पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिनको EMDEs इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, उनमें एफडीआई इनफ्लो 2008 में उनके जीडीपी का लगभग 5% था, लेकिन 2023 तक ये गिरकर 2% से ऊपर रह गया है, जो कि बहुत ही बुरा स्ट्रक्चरल डिक्लाइन है। और इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि डेटा दिखाता है कि अगर किसी इकोनॉमी में एफडीआई 10% से बढ़ता है तो उस इकोनॉमी का जीडीपी 3 साल के अंदर 0.3% इम्प्रूव हो जाता है, जो छोटा लगता है लेकिन कंपाउंडिंग के इफेक्ट के चलते लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पड़ता है। अब इंडिया का रोल क्या है? सपने तो बड़े हैं लेकिन चैलेंजेस भी रियल है। आज के डेट में इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमने 2012 से 2023 के बीच पूरे AMD's एफडीआई इनफ्लोज का ऑलमोस्ट 6% कैप्चर किया, जबकि चाइना ने 33% और ब्राजील ने 10% शेयर लिया। लेकिन अब चैलेंज यह है कि अगर हमें चाइना जैसे मिराकुलस ग्रोथ की तरफ बढ़ना है तो हमें सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि अगले कई सालों तक कंसिस्टेंटली हाई एफडीआई लाना पड़ेगा। 2 ग्लोबल शिफ्ट्स जिनके साथ इंडिया को स्मार्टली डील करना चाहिए। फर्स्ट, चाइना की एफडीआई से दूर होने का एक मौका है। 2023 में चाइना का एफडीआई शेयर गिरकर 1/3 से 1/10 रह गया, जिसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट पहले चाइना जा रहा था अब वो अवेलेबल है और नए कनेक्टर इकोनॉमीज जैसे वियतनाम और मेक्सिको उसे अपने तरफ खींच रहे हैं। इन्होंने जियोपॉलिटिक्स के मेज को समझकर हर पावर ब्लॉक के साथ बैलेंस रिलेशनशिप बनाया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स के एक इम्पॉर्टेंट नोड बन गए। लेकिन इंडिया अभी भी इस रेस में पीछे है। और दूसरा, एफडीआई का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ। आज से 20 साल पहले डेवलपिंग इकोनॉमीज में एफडीआई का 45% मैन्युफैक्चरिंग में जाता था, लेकिन आज ये शेयर गिरकर 30% से भी नीचे आ गया है और अब ये 65% से ज्यादा एफडीआई सर्विस सेक्टर में जा रही है, जैसे बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज। ये इंडिया के लिए दोनों तरफ का सिग्नल है। एक तरफ आईटी और डिजिटल सेक्टर्स में हम वर्ल्ड क्लास टैलेंट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग जहां करोड़ ऑफ जॉब्स बनाता है उसमें हम पहले से ही पीछे है और अब ये गैप और बढ़ने वाला है। तो फिर गेम प्लान क्या होना चाहिए इंडिया का? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2 लेवल्स पर गाइडेंस देती है। एफडीआई लाने के लिए क्या करना चाहिए और जो एफडीआई आया है उससे ज्यादा आउटपुट कैसे निकाला जाए। तो कैसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करे, ये 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ। 1% जीडीपी ग्रोथ से 1% ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट होता है। इंडिया के पास यहाँ क्लियर एडवांटेज है क्योंकि हम वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी। 1% लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से 0.7% ज्यादा एफडीआई आता है, लेकिन यहाँ इंडिया स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रही है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। जिनके पास बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती है उनके बीच 40% ज्यादा एफडीआई फ्लो होता है, लेकिन इंडिया 2016 के बाद से बीआईटी से विड्रॉ कर चुका है, जो कि एक गलत सिग्नल देता है। और लास्टली, ट्रेड ओपननेस। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एफडीआई मिलेगा। इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन काफी कम है,
स्पेशली एज कम्पेयर टू वियतनाम और थाईलैंड। अब जो एफडीआई आया है उससे मैक्सिमम रिटर्न कैसे मिले? सिर्फ पैसा आना काफी नहीं है, बल्कि हर रुपये से ज्यादा ग्रोथ एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस के मुताबिक कुछ कंट्रीज 10% एफडीआई से सिर्फ 0.3% जीडीपी ग्रोथ ले पाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज सेम एफडीआई से 0.8% तक का ग्रोथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये दोनों के बीच फर्क होता है ऑन एजुकेशन लेवल। कंट्रीज जहां सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट रेट हाई होती है वो एफडीआई का मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि उसमें से पास होने वाले बच्चे आधे से ज्यादा अनएम्प्लॉयबल होते हैं। और दूसरा, इनफॉर्मल इकोनॉमी। जहां इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा होता है वहां एफडीआई से ग्रोथ बनाना मुश्किल होता है, और इंडिया में 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है। फॉरेन कंपनीज जब आती है तो उन्हें वेंडर्स, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड हो, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस रखते हो। लेकिन हमारे एसएमईज में यहाँ बेसिक कंप्लायंस भी नहीं होती। इसीलिए एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करने से हेजिटेट करती है। और दो बड़ी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। पहला तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जितनी ज्यादा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स होती है, जैसे यूएन वोटिंग पैटर्न्स के बेसिस पर, उतना कम एफडीआई फ्लो होता है। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड एक एडवांटेज है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, सडन पॉलिसी चेंजेस और रेगुलेटरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वीक कर देता है। और दूसरा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ग्लोबल रिसेशन के टाइम पर एएमडीज में एफडीआई 15% तक गिर जाता है, और इन कंट्रीज को रिकवरी में एडवांस्ड इकोनॉमी से कंपैरिजन में 1 साल ज्यादा लगता है। इंडिया को अब ये समझना होगा कि सिर्फ ग्रोथ और पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी स्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आगे का रास्ता क्या है, या क्या करना चाहिए इंडिया को? फॉर्मलाइजेशन को अग्रेसिवली पुश करो। जीएसटी, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन मैंडेटरी बनाने पर इंसेंटिव्स देना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन और स्किलिंग पर फोकस बढ़ाओ ताकि यूथ एफडीआई बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए काम करने लायक बने। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को रीस्टार्ट करो। वर्ल्ड के टॉप ट्रेड ब्लॉक्स के साथ बीआईटीज वापस साइन करो। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट जहां ऑलरेडी बेस है उन्हें ग्लोबल सप्लायर्स हब में बदलो। तो कंक्लूजन क्या है इस सब का? इंडिया का टाइम है, लेकिन क्या हम तैयार है इसे यूटिलाइज करने के लिए? अब जब दुनिया फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन्स और चेंजिंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस का सामना कर रही है, इंडिया एक रेयर बैलेंस पोजीशन में है। हमारी इकोनॉमी बड़ी है, मार्केट अट्रैक्टिव है, और हम किसी एक ब्लॉक के एक्सट्रीम में नहीं खड़े हैं। लेकिन ये पोटेंशियल तभी रियलिटी बनेगा जब हम अपनी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को सीधा एड्रेस करेंगे, जैसे इनफॉर्मेलिटी, लो प्रोडक्टिविटी और पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और इन सेक्टर्स को अग्रेसिवली टारगेट करें जहां एफडीआई आके इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। और आज की आखिरी न्यूज, मीशो ने एक मेजर कॉर्पोरेट डिसीजन लिया है अपना हेडक्वार्टर्स यूएस से वापस इंडिया शिफ्ट करने, जिसे फॉर्मली रिवर्स फ्लिप कहते हैं। ये स्टेप आईपीओ से पहले लिया गया है, और इसमें मीशो का 2461 करोड़ मतलब यूएस डॉलर्स में $288 मिलियन का टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को। अब इतना बड़ा टैक्स क्यों? जब कोई कंपनी अपना फॉरेन पेरेंट से अलग होकर इंडिया वापस आती है, व्हिच इज कॉल्ड एज अ रिवर्स फ्लिप, तो यूएस टैक्स अथॉरिटी इस प्रोसेस को टैक्सेबल इवेंट मान लेती है, जैसे आपने आपका बिजनेस बेच दिया हो। इसीलिए मीशो को कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स देना पड़ रहा है। इस टैक्स बर्डन को मैनेज करने के लिए मीशो ने 500 to 600 मिलियन डॉलर्स का फंडिंग राउंड रेज किया है, जिसमें से लगभग आधा पैसा सिर्फ टैक्स पेमेंट के लिए अलोकेट किया गया है। आईपीओ से पहले स्ट्रेटेजिक क्लीनअप। इंडिया में आईपीओ लॉन्च करने के लिए जरूरी है कि कंपनी की पेरेंट एंटिटी भी इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो। इसीलिए मीशो ने एनसीएलटी विच इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अप्रूवल लिया ताकि वो अपनी यूएस पेरेंट से इंडियन सब्सिडरी को मर्ज कर सके। इस अप्रूवल के मिलते ही मीशो अब सेबी के पास अपना डीआरएचपी दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट फाइल करने के लिए रेडी है, जो दिवाली 2025 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब टैक्स पेमेंट, ये एक नया रिकॉर्ड है अपने आप में। मीशो का 2461 करोड़ रुपीस का टैक्स पेमेंट इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। अगर कंपैरिजन के लिए देखते हैं तो फोन पे ने $1 बिलियन का टैक्स पे किया है, मीशो अब पे कर रहा है ऑलमोस्ट $288 मिलियन का, ग्रो ने पे किया था $160 मिलियन और रेजर पे ने $150 मिलियन।
यह दिखाता है कि आईपीओ से पहले रिवर्स फ्लिप करने वाले यूनिकॉर्न्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जैसे जेप्टो, ग्रो, फोन पे, रेजरपे, लेंसकार्ट, पाइन लैब्स एटसेट्रा। अब इन्वेस्टर्स का फुल सपोर्ट। मीशो के इस मेजर ट्रांजिशन में कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट दिया, इंक्लूडिंग टाइगर ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, मार्स ग्रोथ कैपिटल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स जैसे कंपनीज ने। इन्होंने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, जिसका एक हिस्सा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के सेकेंडरी सेल के लिए था, जिससे कैप टेबल स्ट्रीमलाइन हुआ। बट अब आगे क्या होगा? एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है। यूएस से फुल एग्जिट के बाद मीशो इंडिया में लीगली हेडक्वार्टर्ड बन जाएगा और आईपीओ का प्रेपरेशन तेजी से हो रहा है और दिवाली के आसपास कंपनी सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करेगी। आईपीओ से $1 बिलियन रेज करने का प्लान है विद एन एस्टिमेटेड ऑफ $10 बिलियन वैल्यूएशन। अब इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया के लिए? ये मूव क्लियरली दिखाता है कि स्टार्टअप्स अब इंडिया में लिस्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं और वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि लोकल कंप्लायंस और इन्वेस्टर एक्सेस दोनों आसान हो। इससे और एक चीज भी साबित होती है, इंडियन मार्केट्स इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ग्लोबल यूनिकॉर्न्स वापस आके यहाँ लिस्ट होने के लिए रेडी है, इवन इफ इट मींस पेइंग crores इन टैक्सेस। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन में मिलेगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज का एक्सेस मिल सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यूएस कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स डिक्रीज स्लाइटली, तो उनका जो क्लेम है वो आया है एट 1.945 मिलियन, जो पहले था 1.956 मिलियन पे, और उनका एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट था कि वो आ जाएगा 1.941 मिलियन तक। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प हैज लॉन्च्ड अ वीडा VX2 विद अ बैटरी एज अ सर्विस मॉडल। उन्होंने एक नया टू व्हीलर इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है जो एज अ बैटरी एज अ सर्विस मॉडल पे चलता है, एंड इट एम्स to reduce the upfront cost and addressing concerns about the battery life and replacement. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Jio Financial Services they have acquired the full control of Jio Payments Bank. तो जो SBI का स्टेक था 17.8% इन Jio Payments Bank, जो उन्हें एक wholly owned subsidiary बनाता था। अब ये acquisition follows RBI approval which was given on 4 June 2025. इससे Jio Financial Services has also reported a 2% growth in their Q4 और FY25 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो 316 करोड़ पे था, और उनका रेवेन्यू भी ऊपर आया है 18% ईयर ऑन ईयर। तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का अपडेट चाहिए तो आप हमारे न्यूज फ्लैश सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इनसाइट्स टैब पे जाके आज का टॉप गेनर्स और लूजर्स देखते हैं इन निफ्टी 50। तो आज के टॉप गेनर्स है टाइटन विच इज अप बाय 1.82%, ट्रेंट इज अप बाय 1.93%, हम देख सकते हैं मारुति सुजुकी इज अप बाय 1.21%, Mahindra and Mahindra is up by 1.13%, Asian Paints is up by 0.74%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करते हैं तो TCS is down by 1.82%, Hindustan Unilever is down by 1.34%, HCL Tech is down by 0.79%, ICICI Bank is down by 0.74%, NTPC is down by 0.84%. So these have been the top losers for today. If you look at the FII-DI data, as of 17 June 2025, FII ने नेट कैश बाइंग की है ऑफ 1482 करोड़ एंड DII ने भी बाइंग की है ऑफ 8207 करोड़. If you look at the MTF insights, as of June 16, the industry MTF book stands at 83,549 crores, जिसमें 5,623 करोड़ पोजीशन ऐड हुए हैं, 6,029 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं. तो जो नेट बुक लिक्विडेशन हुआ है वो हुआ है 406 करोड़, जिसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड कंपनीज है वो है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, Jio Financial Services, Mazgaon Dock Shipbuilders, and Varun Beverages and State Bank of India. उसके बाद, if you look at the top deliveries for today, the 5 top deliveries for today are Titan, Bharti Airtel, Eicher Motors, Kotak Bank, and HDFC Bank, which range from 73% to 68%. उसके बाद, if you go on the Dhan का home page, वहाँ पे हम देख सकते हैं there are key indices and commodities वाला एक section, जहाँ पे on 19 June 2025 निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है. नाउ लेट्स गो ऑन धन चार्ट्स एंड एनालाइज निफ्टी 50 फॉर टुडे, जो कि अगर हम आज का कैंडल देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक वो बाउंस बैक कैंडल आया है. कल एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया था, हम जिसे बोल रहे थे एक पॉज कैंडल है. आज का कैंडल एक बाउंस बैक कैंडल है एंड वी हैव
क्लोज्ड मतलब हमने ग्रीन में क्लोज किया है, जो हमारा 20 में था, विच स्टैंड्स एट 24,809, उसके एकदम स्लाइटली ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स ऊपर ही हमने उसकी बंद किया है 24,812. So if you look at the today's Nifty 50, it opened around 24,788, made a high of 24,947, but closed around 24,812. वो उसके 50 EMA के अभी भी ऊपर है और उसका RSI stands at 52. If you look at Sensex भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही उसने परफॉर्म किया है, बट उसका जो 20 EM है which stands at 81,524, उसके नीचे उसने बंद किया है at 81,444. So Sensex opened around 81,340, made a high of 81,858, but closed around 81,444. But it is above its 50 EMA and its RSI is also at 51. Now, if we look at the indices में top gainers and losers, so top gainer for today in the indices is Nifty Private Banks is up by 0.39%, Nifty Auto is up by 0.37%, Nifty Bank is up by 0.21%, BSE BankX is up by 0.03%. बाकी सारे जो भी है वो सारे losers है, the major loser being Nifty IT which is down by 0.83%, जो हमने देखा TCS भी आज काफी गिरा हुआ था. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना. Till then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.